पढ़ाया जाता है शिल्पकला, इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में भी इसको 1980 में शामिल कर लिया है। तो इस तरह से तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए इतनी आपके लिए डाटा पर्याप्त होगा। इतना अगर थोड़ा मतलब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन वहां पर करने में आपको सहायता रहेगा। फेमस इसमें पर्सनालिटी इससे रिलेटेड है पाणिनि, कौटिल्य और चंद्रगुप्त। ठीक है, फिर दूसरा नंबर का विश्वविद्यालय आता है आपका मिथिला। मिथिला मिथिला वो क्षेत्र है कि बिहार वाला क्षेत्र है जिसमें आप देखते होंगे तीन नदियों, एक नदी है गंडकी, एक नदी है महानंदा और दूसरी नदी है गंगा। ये महानंदा, ये लोकेशन है। ठीक है, ये नदी आपके पूरब में महानंदा और इधर गंडकी और गंगा, ये जो क्षेत्र है ये मिथिला कहलाता है, बिहार के आसपास में। ठीक है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार के है। बिहार, नेपाल उसके आसपास में। ठीक है ना, फिर उसके बाद हिमालय के नीचे आता है तराई अंचल में। विषय इसमें क्या संबंधित थी, ललित कला, साहित्य, विज्ञान, वेद, ये सब थे। ठीक है ना, तर्कशास्त्र कभी आए तो इसमें मिथिला यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और सबसे ज्यादा ये मिथिला यूनिवर्सिटी अपने न्याय शास्त्र के लिए जाना जाता था। फिर तिलहर, तिलहर तिलहर ये भी पड़ता है आपका नालंदा में। नालंदा, नालंदा के आसपास ही पड़ता है ये बौद्धों का एक मठ हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है फेमस उसके बगल में ही है, लेकिन ये इतना फेमस हो नहीं पाया। प्राचीन है नालंदा, सबसे देखिए जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय ये नालंदा और विक्रमशिला जो है ना, उनसे भी ये प्राचीन है तिलहर, नालंदा के बगल में ही, इतना फेमस नहीं हो पाया। चीनी यात्री यहाँ पर वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। ठीक, फिर नंबर चौथे का आता है शारदा पीठ मंदिर विश्वविद्यालय। शारदा पीठ, पीओके, पीओके में। ठीक है ना, आज के पीओके में है। ये सबसे बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अशोक के समय पर ये स्थापित किया गया, जम्मू कश्मीर में है ये। अशोक के समय पर ये स्थापित किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है बौद्ध धर्म का उस समय ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, तो कहा जाता है कि इसको तब स्थापित किया जाए कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म का जितना उत्थान हो रहा है उसको थोड़ा सा दबाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसको शारदा पीठ की स्थापना अशोक ने किया था, लगभग 287 बीसी के आसपास। ठीक है ना, पाड़ी पाणिनि एवं पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है यहीं पर अभी भी रखी हुई है, और अन्य रचनाएं यहाँ पर मिलती है। अब आता है इम्पोर्टेंट सबसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका नाम आप लोग काफी सुने हैं, और ये आपके कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, विषय सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें उच्च अधिगम, हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, मेनली बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड ये हुआ करता था। अन्य विषय इसमें फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, आर्ट, वार, एस्ट्रोनॉमी, ये सब इसमें पढ़ाया जाता था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। चीन और ग्रीस और तिब्बत यहाँ के स्टूडेंट इसमें आया करते थे उस जमाने में। ठीक है, और ऐसा नहीं होता था कि नालंदा विश्वविद्यालय सॉरी इतना फेमस क्यों था, इतना फेमस इसीलिए था क्योंकि वहां जब स्टूडेंट आते थे ना तो एंट्रेंस एग्जाम दे के आते थे, ऐसे ही कि हर कोई का एडमिशन नहीं हो जाता था। ठीक है, क्योंकि अब चीन से भी लोग आते थे, तिब्बत से लोग आते थे, तो और इसका फाउंडर फाउंडर तो मान लो ठीक है नहीं है, एंट्रेंस देकर आते थे, एजुकेशन फ्री था, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत थी कि नालंदा में एक पैसे नहीं लगते थे आपको पढ़ाई के लिए, जबकि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुझे लगता है कि एजुकेशन फ्री हर जगह होना चाहिए, तभी आपका एजुकेशन सिस्टम सुधर पाएगा, नहीं तो ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस
कितना लेते हैं, लूटते हैं, आप सब लोग को मालूम है। तो एजुकेशन फ्री इंडिया में भी होना चाहिए। हाँ, इसके लिए इन गवर्नमेंट को प्लानिंग जरूर करना पड़ेगा कि आखिर एजुकेशन फ्री देंगे तो उसका मिस यूज कैसे नहीं होगा। इस चीज में अगर प्लानिंग हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। फिर उसके बाद आता है उदंतीपुरा। उदंतीपुरा यूनिवर्सिटी, उदंतीपुरा यूनिवर्सिटी क्या है? ये ये भी बिहार में है। बौद्ध मठ विहार हुआ करता था, बौद्ध महाविहार हुआ करता था। यह पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम द्वारा ये स्थापित किया गया था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर ये उदंतीपुरा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे पुराना है। विश्व का सबसे पुराना कौन सा है? तक्षशिला है। भारत का सबसे पुराना कौन सा है? नालंदा। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उदंतीपुरा, ठीक है, उदंतीपुरा में सब्जेक्ट लगभग वही हुआ करते थे जिस समय जैसे आजकल कॉलेजेस में होते हैं आपके आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये सब होते हैं, उसी तरह उसमें हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो विक्रमशिला ये भी धर्मपाल पाल वंश के ही संस्थापक थे, उनके द्वारा ये खोला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद तिब्बत, ये किस लिए जाना जाता है कि तिब्बत के एक संत हुआ करते थे तारानाथ, तिब्बती साधु थे, और तिब्बत साहित्य के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय मेनली जाना जाता है। इसमें तर्क विषय पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते थे, एस्ट्रोनॉमी, शहरी विकास, हाँ शहरी विकास पहली बार इसमें ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र और व्याकरण का यहाँ पर समावेश रहते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हुई जो आपके काम की हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अब आधुनिक एजुकेशन में आते हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस तरह आगे बढ़ा, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम पे हम लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, तो आधुनिक एजुकेशन सिस्टम देखिए, सबसे पहले अंग्रेज हमारे यहाँ थे, अंग्रेजों ने एक्ट लाना शुरू किया। तो सबसे एजुकेशन से रिलेटेड पहला एक्ट अगर देखें तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट हुआ करता था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रसार कर रहे हैं। मिशनरी, ईसाई मिशनरी के माध्यम से, खैर उनका ये मेन उद्देश्य तो ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा देना ही था। उनका भले ही कहना था कि हम ज्ञान और वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा दे रहे हैं, वैज्ञानिकता को प्रचार दे रहे हैं। तो ये 1813 में हुआ। ठीक है, बाकी उनका काम ईसाई मिशनरीज को प्रमोट करना था। ठीक है, 1854 फिर आता है बूट डिस्पैच नीति, ये थोड़ा काम का था। पहला प्रयास था जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। और सही मायने पे अगर देखा जाए तो शिक्षा भारत में आए, उच्च शिक्षा उसमें कहा गया कि अंग्रेजी में होगी, और जो और शिक्षाएं होती हैं वो निचली स्तर पर वो मातृभाषा में दिया जाएगा। बाकी हायर एजुकेशन हमेशा अंग्रेजी में। किसमें? 1854 बूट डिस्पैच नीति। उस समय शायद लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। ठीक है, हंटर आयोग आता है। फिर ये हंटर आयोग संबंधित है आपके शिक्षा से रिलेटेड है, ये समझिएगा। ठीक है, फिर वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के आसपास आते हैं। महात्मा गांधी का इसमें प्रमुख रोल रहता है। प्रमुख रोल तो मेन अध्यक्ष अगर बात किया जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। बुनियादी तालीम मतलब एक शब्द हुआ करता था, मतलब बेसिक चीजों पे यहाँ पर ध्यान दिया। गांधी जी ने ही कहा था कि आप खुद अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं और खुद कुछ करिए, कढ़ाई बुनाई करें, खुद से चरखा चलाएं, वो चीजें बनाएं, छोटे छोटे आप खुद निर्माण करें। बेसिक चीजों पे यहाँ पर ध्यान, वर्धा योजना 1937 में दिया गया। फिर 1935 इसके पहले भारत शासन अधिनियम आया। इसमें यूजीसी की स्थापना हुई, यूपीएससी की भी स्थापना हुई, एसबीआई की स्थापना हुई, पर अपने काम का भी यूजीसी का है। और 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस है, उनकी शुरुआत वहां से होती है। अब स्वतंत्रता 1947 में मिल जाती है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से विकास होता है उसकी हम लोग देख लेंगे। कौन कौन सी कमेटियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, उसकी हम लोग बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की अगर बात करें तो 1948 में ही पहली बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को ही राधा कृष्णन आयोग कहा जाता था। और ये
फिर क्या किए कि जो शिक्षा व्यवस्था थी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, जो समस्याएं हुआ करती थी, क्योंकि हमारा भारत तुरंत ही मतलब आजाद हुआ था, इतने हम लोग के पास संसाधन साधन नहीं थे, तो बहुत सारी समस्याएं तो इनमें इसमें काम किया गया। ठीक है, ये बीएचयू के पूर्व कुलपति हुआ करते थे डॉक्टर राधाकृष्णन। फिर 1952 आता है, 1948